नमस्कार, देश प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली से मैं हूं शरद शर्मा और मुंबई से मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी सोहित मिश्रा। आज का ये बुलेटिन मैं चांदनी चौक से लेकर आ रहा हूं। चांदनी चौक से ये बुलेटिन लाने के 3 खास कारण हैं। पहला, चांदनी चौक से लाल किला दिखाई देता है, जहां पर देश 2 दिन बाद यानी कि परसों अपने आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर जाएगा और यहीं से देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। दूसरा, चांदनी चौक अब पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गया है, इसलिए कुछ कुछ दिनों में यहाँ का चक्कर लगाते रहना चाहिए। और तीसरा जो सबसे अहम कारण है वो ये है कि चांदनी चौक में देश का सबसे बड़ा सराफा बाजार है कूचा महाजनी। तो कूचा महाजनी में इन दिनों करोड़ों रुपए के सोना चांदी ठेले पर लाद कर, बिल्कुल सब्जी की तरह ठेले पर लाद कर पहुँचाए जा रहे हैं। क्यों? देखिए मेरी विशेष रिपोर्ट। सिक्योरिटी वैन से करोड़ों रुपए का सोना चांदी ठेले पर लाद कर दुकान तक कोई शौक में नहीं पहुंचाया जा रहा। दरअसल दिल्ली का चांदनी चौक इलाका अब नो मोटराइज्ड व्हीकल जोन बन गया है। यहां सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक कोई मोटर वाहन प्रवेश नहीं कर सकता। इस वजह से देश के सबसे बड़े सराफा बाजार कूचा महाजनी के ज्वेलर्स इन दिनों परेशान हैं। इनका कहना है कि कूचा महाजनी में थोक में सोने चांदी का काम होता है। बड़ी मात्रा में सोना चांदी लाने ले जाने के लिए सिक्योरिटी वैन की जरूरत होती है, लेकिन नो मोटराइज्ड व्हीकल जोन के नाम पर अक्सर उनकी सोने चांदी से भरी सिक्योरिटी वैन को चांदनी चौक में प्रवेश नहीं करने दिया जाता और करोड़ों रुपए के सोना चांदी फल सब्जी की तरह ठेले में लाद कर ले जाने पड़ रहे हैं। अब हमें समस्या क्या आ रही है पिछले 1 महीने से कि लाल किले पे जो होमगार्ड वाले खड़े होते हैं उनको सही जानकारी ना होने के कारण किसी गाड़ी को तो वो भेज देते हैं, किसी गाड़ी को वो रोक के खड़े जाते हैं। अब क्या होता है कि टाउन हॉल में आउट ऑफ चांदनी चौक अगर हम गाड़ियों में से सोने चांदी का माल उतारते हैं तो बहुत रिस्की है। वहाँ पर नशेड़ियों का जमघट लगा रहता है। पीछे लूट की वारदात, गोलियाँ चला के काफ़ी लूट हो चुकी है वहाँ पर। सिक्योरिटी वैन जैसी सेवा देने वाली लॉजिस्टिक कंपनियां इस तरह सोना चांदी लाने ले जाने को काफी जोखिम भरा बता रही हैं। डेली हमारे पास 40 to 50 शिपमेंट्स होती हैं कस्टमरों की, वेरियस कस्टमर्स की। तो हम जाते हैं तो क्या करते हैं, गाड़ी अंदर नहीं आने देते हैं। तो हम करते हैं 1 किलोमीटर दूर अगर गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है हमारे को। अच्छा। तो एक शिपमेंट की वैल्यू अगर आप लाओगे तो 40-50 लाख रुपीज़ होती है। अच्छा। तो अगर गाड़ी से हम रास्ते में लेके जा रहे तो वो इंश्योरेंस में कवर होगा या नहीं होगा ये भी नहीं पता है, क्योंकि बीच में कैमरे कहीं पे भी नहीं है। हाँ। तो वहाँ से लेके जाना और रिक्शे से लेके आना गाड़ियों पे, वो उसमें क्या होता है कि अगर किसी ने गोली मार दी है कुछ अपनी जान का भी रिस्क है। तकलीफ सबकी, परेशानी सबकी एक ही है कि गाड़ियाँ सबकी दूर लग रही हैं, जान माल की भी दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस कवरेज नहीं है, इंश्योरेंस कवरेज भी सबकी पूरी है। बट इंश्योरेंस में जान के एक रिस्क लेना कोई तुक नहीं बनती है किसी बात की। ज्वेलर्स ने ये मुद्दा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सामने भी रखा है। दिल्ली के चांदनी चौक में सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक सभी तरह के मोटर वाहन पर पाबंदी है। केवल साइकिल रिक्शा चल सकता है, लेकिन कुछ ज़रूरी मोटर वाहनों को इजाज़त ज़रूर दी गई है और इसमें बैंक कैश वैन भी एक छूट वाला वाहन है। अब ज्वेलर्स का कहना है कि उनकी जो सोने चांदी वाली सिक्योरिटी वैन है वो बैंक कैश वैन की श्रेणी में आती है, जबकि उनकी सिक्योरिटी वैन को ये कह के रोका जा रहा है कि ना तो ये बैंक जा रही है और ना ही इसमें कैश है। लेकिन बात ये भी है कि कीमती सामान तो ज़रूर है, इसलिए ज़रूरी है कि दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस इस मामले का संज्ञान लें ताकि सोना चांदी यूं खुले में जाते हुए ना दिखाई दे। चांदनी चौक से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुधीश कुमार राम और पूजा आर्या के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं अगर कानपुर की बात करें, जहां पर एक मुस्लिम रिक्शा वाले को पीट कर जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा, लेकिन उन्हें थाने में ही जमानत दे दी गई। इससे पहले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कल देर रात तक डीसीपी दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा किया, प्रदर्शन किया। इस बीच जो पीड़ित परिवार है वो अब दहशत में है। कमाल खान की ये रिपोर्ट देखिए। ना यहाँ कहीं लंका है और ना ही हनुमान जी, लेकिन यहाँ भी किसी बेगुनाह को सरेआम पीटने के आरोपियों को छुड़ाने के लिए उनका ही नाम लिया जा रहा है। बजरंग दल कानपुर के हिंदू समाज को आश्वस्त करता है कि किसी भी के द्वारा अगर हमारे धर्म पर आघात किया जाएगा तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल शांत बैठने वाला अब नहीं है, क्योंकि अब यह मुगलों का काल नहीं, अब यह भगवान राम की धरती है और अब हम जहां जी रहे हैं वहां पर राम राज स्थापित होने वाला है। जिन्हें छुड़ाने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही थी वही इस कांड के आरोपी हैं।
वे सरेआम एक मुस्लिम रिक्शे वाले अफसार को पीट पीट कर उससे जय श्री राम बुलवाते रहे। उसकी मासूम बच्ची बाप की पिटाई देख चीख चीख कर रोती रही। अफसार पे ना कोई आरोप है ना कोई FIR। उनका कसूर बस इतना है कि वो उस महिला के देवर हैं जिनसे उसके एक हिंदू पड़ोसन का झगड़ा है। इस कांड से पहले बजरंग दल ने वहां एक सभा की और ये ऐलान किया, हम हिंदू समाज को आहत नहीं होने देंगे। हम अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए स्वयं सक्षम हैं। अगर हमारा हिंदू परिवार किसी भी प्रकार से परेशान रहेगा, हम उसके लिए खड़े हैं। अफसार की पिटाई की तस्वीरें टीवी में देखकर गांव में रहने वाली उसकी मां घबराकर कानपुर भाग गईं। मां बेटा मिले तो लिपट कर खूब रोए। अफसार की पत्नी कहती हैं कि बाप की इस तरह सड़क पे पिटाई से उनकी बच्ची पे बहुत बुरा असर हुआ है। बच्चे दस्तिया गई एकदम दहशत घुसी है उसके शरीर में। खाना पीना बिल्कुल नहीं खा रही है, न खेल रही है, न पहली नमाज चटक फटक है बच्ची को मेरे। वो डर रही है कहीं हम लोग को मार न दे अकेला। कानपुर की कच्ची बस्ती में झोपड़पट्टियां हैं। इनमें कुरेशा और रानी पड़ोसी हैं। एक रोज कुरेशा का बेटा ई-रिक्शा से घर आया तो रिक्शे वाले से उसका पहिया रानी के दरवाजे से लड़ गया। उसी से झगड़ा शुरू हुआ था। 12 जुलाई को कुरेशा ने रानी और उनके पति पर मारपीट की FIR लिखवाई थी। 31 जुलाई को रानी ने कुरेशा के 3 लड़कों पर छेड़खानी की FIR लिखवाई। बाद में रानी ने आरोप लगाया कि उनकी पड़ोसी कुरेशा उनसे कह रही हैं कि तुम मुसलमान हो जाओ और अपना धर्म हमको 20,000 में बेच दो। लोग कह रहे अपना धर्म छोड़ के हमारे धर्म में आ जाओ। हम नहीं आ रहे तो कह रहे 20,000 रुपया ले लो, धर्म बेच दो। धर्म नहीं बेच रहे तो कह रहे तुमको रहना दुश्वार कर देंगे, वहाँ डरेंगे, जान तो मार देंगे। जिन कुरेशा से रानी का झगड़ा है वो छोटी बस्तियों में घूम घूम कर चूड़ी बेचने का काम करती हैं। झगड़े की वजह से उनका बाहर निकलना बंद हो गया है। कुरेशा कहती हैं कि उनके ऊपर पैसे से धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है, लेकिन उन्हें इन सब से क्या मतलब। या हमें सब्जी लाने को तो पैसा है नहीं है तो हम इनका 20,000 कहाँ से दे देंगे। हमारे तो खाने का तो है नहीं है, हम 20,000 कहाँ करें बता। अच्छा है अब ये झूठी है जब कबूती तो ये सब कही रहे हैं आदमी। एक गरीब रिक्शे वाले के साथ जो कुछ हुआ, हो सकता है इससे पोलराइजेशन में मदद मिले, हो सकता है इससे राजनीतिक लाभ भी हासिल हो, लेकिन किसी गुंडागर्दी में भगवान का नाम इस्तेमाल करने से ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता है। कानपुर में अरुण अग्रवाल, आलम और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। अगले साल यानी कि जुलाई 2022 से एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लग जाएगा। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। 30 सितंबर 2021 से प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई भी बढ़ जाएगी। प्लास्टिक की डंडी वाली ईयरबड, गुब्बारों की प्लास्टिक की डंडी, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक समेत कई प्लास्टिक सामानों पर रोक लगाई गई है। तो वहीं मुंबई सहित महाराष्ट्र में जहां अब लोकल मॉल समेत कई चीज़ों को धीरे धीरे खोला जा रहा है, तो डेल्टा प्लस वेरिएंट ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। राज्य की अगर बात करें तो 2 पूरी तरह से वैक्सीनेटेड मरीजों की डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से मौत हुई है। मुंबई में डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से 1 मौत दर्ज की गई है, तो वहीं महाराष्ट्र में कुल 3 लोगों की मौत डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 2 को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी थी। मुंबई के घाटकोपर में एक 63 वर्षीय महिला की 27 जुलाई को मौत हुई। वैक्सीन की दूसरी डोज 29 अप्रैल को ली थी। महिला को डायबिटीज और लंग से जुड़ी बीमारी थी। मौत के बाद जीनोम सीक्वेंसिंग में डेल्टा प्लस वेरिएंट की शिकार पाई गई। इनसे जुड़े 2 और लोग भी डेल्टा प्लस के मरीज हैं, लेकिन रिकवर हो चुके हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में भी एक 69 वर्षीय बुजुर्ग की मौत ने स्वास्थ्य विभाग की परेशानी और बढ़ा दी है। ये मरीज भी वैक्सीन की दूसरी डोज 6 मई को ले चुके थे। 15 जुलाई को पॉजिटिव हुए, 22 जुलाई को इनकी मौत हुई। इनकी एक करीबी कांटेक्ट भी डेल्टा प्लस वेरिएंट की मरीज थी, जो अब रिकवर हो चुकी हैं। महाराष्ट्र में कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट से पहली मौत 13 जून को 80 वर्षीय एक महिला की रत्नागिरी में हुई थी। बताया जाता है कि इन्होंने वैक्सीन नहीं ली थी।
मुंबई में जो पहली डेथ हुई है डेल्टा प्लस वेरिएंट से, वो डेफिनेटली थोड़ा सा हम लोगों के लिए भी थोड़ा सा चिंता की बात है, क्योंकि स्पेशली ये जो पेशेंट था 63 ईयर ओल्ड लेडी जो आईसीयू में एडमिट थी और वो डबल वैक्सीनेटेड थी। जो नॉर्मल वेरिएंट होता है उससे ये 1000 गुना ज़्यादा हाईली इन्फेक्शियस है, हाईली कंटेजियस है। सो डेफिनेटली हमारे लिए थोड़ा सा ये एक चिंता की बात है कि लोकल ट्रेन चालू हो रही है, मॉल चालू हो रहे हैं, रेस्टोरेंट का टाइम भी एक्सटेंड कर दिया गया है। इसीलिए हम लोग बार बार लोगों को बोल रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से भी पूरा प्लानिंग किया गया है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से मार्शल्स वगैरह डिप्लॉय किए गए हैं ट्रेन के अंदर, सड़क पे भी, कि लोगों को मास्किंग, डबल मास्किंग के बारे में एजुकेट करें। लोगों को ऑलरेडी एजुकेट किया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन महाराष्ट्र का कहना है कि वैक्सीन के बूस्टर डोज पर भी विचार करना चाहिए। कोरोना का अभी जो वैक्सीन है इसका बूस्टर डोज भी लगवाना पड़ेगा और हो सकता है तो इसमें सेकंड जनरेशन वैक्सीन बनाकर उसमें डेल्टा प्लस के लिए एंटीबॉडीज का इस्तेमाल होना और नया रिसर्च करके नया वैक्सीन बनाना भी शायद जरूरी पड़ेगा। महाराष्ट्र में अब तक 65 मामले डेल्टा प्लस वेरिएंट के रिकॉर्ड हुए हैं। राज्य में रोजाना के मामले 6 से 6,500 के बीच बने हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग बढ़ाने की कोशिश है। इस बीच एहतियातन मुंबई के कोविड जंबो सेंटर को फिर से एक्टिवेट कर दिया गया है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बात करते हैं कर्नाटका की, जहां पर कोरोना का संक्रमण दर की जो रफ्तार है वो 1.5% से कम ज़रूर है, लेकिन बच्चों में ये 5% के करीब है, जिसके वजह से अब प्रशासन ने हर तालुके में 5 बेड बच्चों के लिए सुनिश्चित किए हैं। इसके साथ ही बाल रोग विशेषज्ञ का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। कर्नाटक में बच्चे भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। उनमें संक्रमण की रफ्तार अगस्त के पहले पखवाड़े में अब तक 4.62 रही। पिछले 12 दिनों में औसतन 50 के आसपास बच्चे संक्रमित हुए। हालांकि शिशु रोग विशेषज्ञों के मुताबिक फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन माता पिता को एहतियात बरतने की जरूरत है। लेकिन अच्छी बात यह है कि रिकवरी इनका बहुत अच्छा है। बहुत ही कम बच्चे कॉम्प्लिकेशंस में जा रहे हैं, बहुत ही कम बच्चों को ज्यादा दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ रहा है। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ देम उनकी रिकवरी काफी अच्छी है और वो फिट एंड फाइन घर जा रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि नेक्स्ट कुछ महीने जो भी केसेस बढ़ने वाले हैं, सीरियसनेस ज्यादा ना हो, सिवियरिटी ज्यादा ना हो, बच्चे इसी तरह से रिकवर होते हैं। और बच्चों का खास आप हाइजीन, उनका रेस्पिरेटरी हाइजीन, उनका हैंड हाइजीन, हैंड वॉश, मास्क, ये सब बहुत खास ख्याल पेरेंट्स को रखना है। बड़ों की तरह बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, ऐसे में उनमें संक्रमण की संभावना ज्यादा है। वॉर रूम के डेटा के मुताबिक 9 साल तक के बच्चों में 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच कर्नाटक में 31,551 मामले सामने आए, जिनमें से 4.3% यानी 1,384 बच्चे थे। इसी तरह 15 जुलाई से 31 जुलाई के बीच 1,220 बच्चों में संक्रमण पाया गया, 4.5% की रफ्तार से। और 1 अगस्त से 11 अगस्त के बीच 650 बच्चे संक्रमित हुए, 4.62 की औसत से। सरकार ने शहरों के साथ साथ गांवों में भी तैयारी शुरू कर दी है, डॉक्टर से लेकर बेड तक की। हम केंद्रीय एजेंसियों की मदद से ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर ताल्लुक में शिशु रोग विशेषज्ञ हों और ये भी कि कम से कम 5 बेड बच्चों के लिए सुरक्षित रहें। बच्चों में कोरोना के मामले इसलिए भी कुछ ज्यादा सामने आ रहे हैं क्योंकि लोगों में पहले की तुलना में अब जागरूकता बढ़ी है और माता पिता थोड़ा भी लक्षण दिखने पे बच्चों को अस्पताल ले जाने में जरा भी नहीं हिचकते। बेंगलुरु से निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। स्वतंत्रता दिवस नजदीक है, इसलिए इससे जुड़ी हुई तैयारियां भी देखने को मिल रही हैं। आज देश के कई शहरों से परेड से जुड़ी हुई रिहर्सल
देखने को मिली हैं। दिल्ली और भुवनेश्वर में भी फुल ड्रेस रिहर्सल होते देखी गई। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली और भुवनेश्वर की, जहां स्वतंत्रता दिवस की तैयारी देखी जा सकती हैं।